हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों आज हम आपके बीच में यूपी टेट की क्लास को लेकर के उपस्थित हुए हैं दोस्तों, जो कि पर्यावरण की क्लास है दोस्तों। और इस तो जितने भी भाई बहन सभी भाई बहन ज्यादा से ज्यादा लाइव जुड़े और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिएगा स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इस वीडियो के फर्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं। देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। किस वर्णक की उपस्थिति के कारण हरे पौधे हरे होते हैं बताइए। यानी पौधों का जो हरा रंग है वो किस वर्णक की उपस्थिति के कारण होता है, ये आपको बताना है। तो बताइएगा, एंथोसाइनिन के कारण होता है, कैरोटीनॉइड के कारण होता है, लाइकोपीन के कारण होता है, या क्लोरोफिल के कारण होता है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल हो जाएगा दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर जो आपका डी है ये करेक्ट हो जाएगा। क्लोरोफिल को और कई नामों से जाना जाता है, जिसको हम पर्णहरिम भी कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? पर्णहरिम, और हरित लवक भी कह देते हैं। क्या बोलते हैं? हरित लवक, इसके नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ये क्या करता है? यह एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक होता है और यह प्रकाश संश्लेषण के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायित्व होता है पेड़ पौधों के लिए, जिसके कारण पेड़ पौधों की हरी पत्तियां होती हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। आई होप वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही हो तो सभी भाई बहन लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला, मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। मानवीय गतिविधियां का मतलब क्या हो गया? ऐसी गतिविधियां जो मानवों के द्वारा होती हैं वह क्या मानवीय गतिविधियां कहलाती हैं, जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है। ये आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है। अब जैसे मैं आपको बता दूं, इसमें जो पहला ऑप्शन दिया है, क्या दिया गया है? एरोसोल केन का उपयोग, वनों को जलाना, कृषि क्रियाकलाप, या ये सभी। बताइएगा आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आप बोलोगे क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। एरोसोल केन का प्रयोग, ये केमिकल होता है, इसका प्रयोग करना, वनों को जलाना, और कृषि के क्रियाकलापों से क्या है? हस्तक्षेप करना। तो ये भी क्या है? जलवायु परिवर्तन का एक उदाहरण है, और जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है मानवीय गतिविधियां। तो आपका ऑप्शन जो आपका डी है दोस्तों ये करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आपको सिर्फ एक वर्ड आपको देखना है इसमें, ठीक है। यूफोर्बिएसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल, अब बायोडीजल आ गया तुरंत आपको जेट्रोफा लगा देना है और कुछ नहीं करना है, उत्पन्न के लिए जानी जाती है। जेट्रोफा उत्पन्न के लिए जानी जाती है। कॉपर लीफ होगा नहीं, ठीक है दोस्तों। कैंडल नट ट्री होगा नहीं, सर्पगंधा होगा नहीं। तो आपका ऑप्शन जो आपका बी है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। जड़ी बूटियों की रानी, यानी इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से एक जो है वो जड़ी बूटियों की रानी है। भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधि पौधे का हिंदू धर्म में महत्व बहुत ज्यादा है। इसका वानस्पतिक नाम ओसिमम सेक्टम है। यानी इसका वनस्पति जो नाम है वो क्या है? ओसिमम सेक्टम है। इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है ये आपको बताना है। तो बताइएगा कमेंट करके कि इसको सामान्यतः इस नाम से जाना जाता है। बताइए। अजवाइन का फूल, अजवाइन की आपके पूजा करते हो? नहीं करते हो। रोजमेरी की करते नहीं हो, धनिया की करते नहीं हो। क्या तुलसी, तुलसी माता की आप पूजा नहीं करते हो? ज्यादातर सबके घरों के आंगन में क्या तुलसी माता का पेड़ लगाया भी जाता है। तो आपका ऑप्शन जो आपका बी है दोस्तों ये करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अब शहरों में तो खैर नहीं है, लेकिन गांव में अब भी लगता है। पीने के लिए सुरक्षित जल को क्या कहते हैं ये आपको बताना है। यानी जो स्वच्छ जो जल होगा उसको हम क्या बोलेंगे? ताज जल, पीने योग्य जल, आशुद्ध जल, या नल का पानी। बताइए क्या बोलेंगे? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पीने योग्य पानी बोलेंगे। यानी जो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका बी है ये करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों एक बात बता दें कि जल का आपका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? H2O। क्या होता है? H2O होता है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से कौन सी गैस के हिसाब के कारण हुई थी? अब 1984 तो दे दिया, लेकिन ये दिन कौन सा था? 2-3 दिसंबर की रात। 2-3 दिसंबर की रात को क्या हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण
ये गैस थी, इसका रिसाव हो गया था और इसके कारण काफी लोगों की जान गई थी और काफी लोग घायल भी हो गए थे। और ये जो भोपाल गैस त्रासदी थी, और इस कंपनी का नाम क्या था? यूनियन कार्बाइड कंपनी का नाम था दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। भोपाल की बात करते हैं दोस्तों, ये आपकी एमपी की राजधानी है, ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। विश्व पर्यावरण दिवस सबको पता होगा, कब मनाते हैं? 5 जून को, 2 दिसंबर को, 16 सितंबर को या 11 जुलाई को? बात करते हैं दोस्तों 11 जुलाई को, तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? ये आपका 11 जुलाई को मनाते हैं दोस्तों। 16 सितंबर को क्या मनाते हैं? ओजोन दिवस। क्या मनाते हैं दोस्तों? ओजोन दिवस मनाते हैं दोस्तों। और ओजोन जो ओजोन है, ये जो ओजोन परत है, ये आपकी समताप मंडल में पाई जाती है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। लेकिन आपसे पूछा पर्यावरण दिवस, तो आपका ऑप्शन जो आपका ए है दोस्तों, ये करेक्ट हो जाएगा। 5 जून को मनाया जाता है दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। एम एस स्वामीनाथन है, अब बताना एम एस स्वामीनाथन जो है, इनमें से किससे संबंधित है? ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। तो बताइएगा एम एस स्वामी जो नाथन है, ये इनमें से किससे संबंधित है? पारिस्थितिकी वैज्ञानिक से, पत्रकार से, पक्षी वैज्ञानिक से या कृषि वैज्ञानिक से? ये हरित क्रांति के कौन है? जन्मदाता है। तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी है, हरित क्रांति। हरित यानी कृषि, तो आपका ऑप्शन जो दोस्तों सी है, ये करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। और बात करते हैं दोस्तों, ये हरित क्रांति क्या? हरित क्रांति लिख दे रहे हैं पहले यहाँ, हरित क्रांति। हरित क्रांति के कौन है? ये जनक है दोस्तों। और हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, ये भी आपको बताना है। कब हुई थी? 1966 से 67 के बीच में हुई थी इसकी शुरुआत। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 9। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी WII कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा ये कहाँ स्थित है। भारतीय वन्य संस्थान, इसको हम हिंदी में कहते हैं भारतीय वन्य संस्थान, ये कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। अहमदाबाद में है, न्यू दिल्ली में है, कोयम्बटूर में है या देहरादून में है? तो बताइएगा। तो आप बोलोगे कहाँ है? आपका देहरादून में स्थित है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और जो इसकी स्थापना है ये कब हुई थी? 1982 में हुई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। तो सभी भाई बहन एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसको सोख लेते हैं, यानी किसका अवशोषण कर लेते हैं? उत्सर्जन का मतलब क्या होता है? उत्सर्जन का मतलब ही क्या होता है कि उत्पन्न करना होता है, और सोखने का मतलब अवशोषण करना होता है। तो बताओ किसको सोखते हैं? बताइए। कार्बन डाइऑक्साइड को, हीलियम को, नाइट्रोजन को या ऑक्सीजन को? देखिए आप जानते हैं ये आपका कोई सपोज डेट ये पेड़ है, ये पेड़ है, और ये एक मनुष्य है, ये एक मनुष्य है। तो ये क्या करेगा? ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा, तो पेड़ पौधे इसको एब्जॉर्ब करेंगे यानी सोख लेंगे, जबकि ये ऑक्सीजन देगा और मनुष्य क्या होगा? उस ऑक्सीजन को सोख लेंगे यानी ले लेंगे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो है दोस्तों ये करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 देखिएगा, इसमें आपसे क्या बोला है? अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को क्या कहते हैं? अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। बताइएगा। अपशिष्ट का मतलब जो छोटे मोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं, जीवाणु होते हैं, कवक होते हैं, इन सभी ये सभी इसमें क्या अपशिष्ट में आ जाते हैं। अपशिष्ट का मतलब क्या होता है? जो मृत होते हैं, जो मृत होते हैं, मृत वक्षी जिन्हें बोलते हैं, जिन्हें वो खा जाते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मृत वक्षी, क्योंकि जो मृतकों को खाएंगे वही वक्षी होंगे, मृत वक्षी। और मृत वक्षी क्या है? एक अपशिष्ट उत्पाद है। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की। देखिएगा इसमें आपसे बोला तप्त भौम जल, तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? तप्त का मतलब क्या होता है? गर्म, और गर्म जो भूमि का जल होता है इससे कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है, ये आपको बताना है। तो बताइएगा किससे होती है? भूतापीय ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। देखिए नाभिकीय ऊर्जा होगा नहीं, सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है। और जो जल से ऊर्जा बनाई जाती है वो विद्युत ऊर्जा होती है, लेकिन विद्युत की कोई बात ही नहीं कही है। तो क्या हो जाएगा? भूतापीय ऊर्जा। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 13 की। इसमें बोला शोला घास स्थल जो है वो कहाँ पाए जाते हैं, ये आपको बताना है।
जो आपके 16 घास स्थल हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कहाँ पाए जाते हैं। हिमालय में पाए जाते हैं, पश्चिमी घाट पे, पूर्वी घाट पे, या विंध्याचल पर्वत की तरफ पाए जाते हैं? तो हिमालय की बात करते हैं दोस्तों। हिमालय की यानी माउंट एवरेस्ट की, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर है। और हाँ दोस्तों, एक बात और, ये कहाँ स्थित है? ये नेपाल में स्थित है, और नेपाल में इसको सागर माता कहते हैं। जबकि बात करें 16 घास के मैदान, ये आपके कहाँ है? पश्चिमी घाट की तरफ स्थित है, यानी पश्चिमी घाट की तरफ पाए जाते हैं दोस्तों। तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 14। भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? भारत में जो पेलिकन पक्षी है ये कहाँ प्रजनन करते हैं, ये आपको बताना है। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ये जो प्रजनन करते हैं ये कहाँ करते हैं, बताइए। कोई कार्य बेलूर में करते हैं, नेयल आपटू में करते हैं, या कुंथन कुलम में करते हैं, ये सभी। तो आपको ये ध्यान में रखने पड़ेंगे दोस्तों। इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इन सभी क्या है? इन सभी जगह पर ये क्या करते हैं? प्रजनन करते हैं दोस्तों, और निवास भी यहीं करते हैं। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 15 की। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। मिनी माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? मिनी माता रोग मछलियों से होता है, लेकिन मछलियों में क्या पाया जाता है सबसे ज्यादा, जिससे क्या हो जाता है? ये रोग हो जाता है मिनी माता। तो बताइए। और ये सबसे पहले रोग कहाँ देखा गया था? जापान में देखा गया था। जापान में एक स्थान है मिनी माता, वहां पर ये सबसे ज्यादा इसके पेशेंट देखे गए थे, इसीलिए वहां उसी के जहां पर पहली बार पाए जाते उस वहीं पर क्या है, इसका नाम रख दिया मिनी माता। तो बताइए आप कि इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे मछली में ज्यादातर क्या पाया जाएगा? एचजी होगा। तो ये क्या हो जाएगा? एचजी की अधिकता के कारण मिनी माता रोग हो जाएगा। और एचजी क्या है? पारा। क्या है दोस्तों? पारा है दोस्तों। इसका दूसरा नाम क्या है? मरकरी। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, मरकरी। मैं अच्छी तरीके से लिख दे रहा हूं, क्या हो जाएगा? मरकरी। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, ये आपको बताना है। ओजोन परत, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तुरंत आपको पता होना चाहिए, समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों। अधिकता हादसा, हादसे का मतलब क्या होता है? कमी। कमी का मतलब नुकसान में किस पर हुआ है बताइए? क्या भूमध्य रेखा पर हुआ है, उत्तरी ध्रुव पर हुआ है, दक्षिणी ध्रुव पर हुआ है, या आपका इनमें से कोई नहीं? तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि सबसे ज्यादा जो आपका हादसे है ये कहाँ हुआ है? ओजोन परत का। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ओजोन परत का हादसे सबसे ज्यादा कहाँ हुआ है। बात करते हैं ओजोन दिवस की दोस्तों। ओजोन दिवस जो है आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिणी ध्रुव पर क्या है? सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 17। देखिएगा बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, कई बार एग्जाम में आया हुआ भी है। इसमें आपसे क्या बोला गया है? इनमें से कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था, ये आपको बताना है। यानी इनमें से कौन सा भारत का प्रमुख मुख्य न्यायाधीश था, ये आपको बताना है। हीरालाल जे कानिया, एम पतंजलि शास्त्री, मेहर चंद महाजन, या एस आर दास? ये आपको कमेंट करके बताना है। भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश आपको बताना है कि इनमें से कौन था, और ये आपको बताना है कि इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा था, ये भी आपको बताना है। तो बताइएगा इनका कार्यकाल कब तक रहा गया था, और ये कहां पर कार्यरत थे? तो बात करते हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये कहां पर कार्यरत थे? मुंबई में। कहां पर थे दोस्तों? मुंबई में थे। और इनका कार्यकाल कितना था? 26 जनवरी 26 जनवरी 1950 से 6 जनवरी नहीं, नवंबर 6 नवंबर 1951 तक क्या है इनका कार्यकाल था दोस्तों। ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बात करते हैं प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 में क्या बोला गया है? देखिएगा कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। विलुप्त के करीब जीव से, नदियों के प्रदूषण से, घटता भूगर्भ जल स्तर से, या वायु प्रदूषण से? रेड डाटा बुक की बात करते हैं दोस्तों, तो रेड डाटा बुक को कौन जारी करता है? सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए, IUCN जारी करता है दोस्तों। तो आपको यह पता होना चाहिए कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। इसकी फुल फॉर्म होती है
इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर जो है इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों। और ये जो है क्या जारी करता है, विलुप्त के करीब हो रहे जीवों की सूची जारी करता है दोस्तों। और इसी का नाम क्या है, रेड डाटा बुक के नाम से इसे जाना जाता है दोस्तों। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बात करते हैं प्रश्न नंबर 19। इसमें आपसे क्या बोला है, इनमें से कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है। यानी ये 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन जो है वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है। मालिनी भट्टाचार्य, गिरिजा व्यास, रेखा शर्मा, यास्मीन अबरार। बताइएगा कमेंट करके कि इनमें से कौन है राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष, ये आपको बताना है वर्तमान में। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ये कौन है, कमेंट करके मुझे बताइएगा। और ये इनकी जो कब से बनी हुई है ये भी आपको कमेंट करके बताना है। तो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, रेखा शर्मा। और ये कब से बनी है, 7 अगस्त 2018 से क्या है ये बनी हुई है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 की। इसमें क्या बोला है, लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है। बताइए, लोकसभा और राज्यसभा की जो बैठक है किसके द्वारा बुलाई जाती है या आहूत की जाती है, ये आपको बताना है। बताइएगा कमेंट करके। ऑप्शन है संसद के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, राज्यसभा का सभापति द्वारा। तो बताइएगा कमेंट करके कि आपका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर मुझे बताइए कि आपका राइट आंसर इसमें से क्या होगा। कमेंट करके मुझे बताइए कि इसकी जो बैठक है ये कौन आहुति करता है। इसका मुझे आप लोग कमेंट करके मुझे आंसर दीजिए। कमेंट करके, क्या संसद करता है, राष्ट्रपति करता है। आपको मैं एक बात बता दूं कि राष्ट्रपति ये बताओ, जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और यही क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 21। इसमें आपसे बोला संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, ये आपको बताना है। ये भाग के नाम दिए गए हैं, क्या तीसरा भाग है, नवा भाग है, छठवां भाग है या चौथा भाग है, ये आपको बताना है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नवा हो जाएगा। यानी भाग 9 में क्या कहा गया है, इसके प्रावधान दिए गए हैं पंचायती राज्य के। और अनुसूची कौन सी है, अनुसूची 12 अनुसूची के अंतर्गत है, ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों, 12 अनुसूची। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 22 की। इसमें आपसे क्या बोला है, 74वें संविधान संशोधन का संबंध है, ये आपको बताना है। जो 74वें संविधान संशोधन का जो संबंध है वो किससे है, क्या राष्ट्रपति की शक्तियों से है, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से है, शहरी स्थानीय स्वशासन से है, या संसद की शक्तियों से है, ये आपको बताना है। तो बताइएगा कमेंट करके कि इसका संबंध जो है वो किससे है। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इसका संबंध जो है वो किससे है। कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो आप बोलोगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, शहरी स्थानीय स्वशासन से क्या है इसका संबंध है दोस्तों। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, ये प्रश्न आए हुए प्रश्न है दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 23 की। किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है। अब आपको बताना है कि ऐसी कौन सी गैस है अगर वो वर्षा के पानी में घुल जाएगी तो वर्षा का जो पानी होगा वह अम्लीय हो जाएगा और अम्लीय वर्षा हो जाएगी। तो बताइएगा, क्या कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का सूत्र होता है H2O2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड यानी NO होता है, और सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 होता है। तो आप मुझे कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या होगा। तो आप बोलोगे क्या हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। अगर गैस जो है वर्षा के पानी में मिल जाती है तो मिलने की वजह से क्या हो जाता है, एसिड रेन हो जाती है। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 24 की। इसमें आपसे क्या बोला, भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहां से लिया गया है, ये आपको बताना है। यानी भारतीय संविधान में विधि का शासन का जो विचार है ये कहां से लिया गया है, स्विट्जरलैंड से लिया गया है, अमेरिका से, इंग्लैंड से या आयरलैंड से, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। तो बताइएगा विधि का शासन कहां से लिया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में नॉलेज दे दूं दोस्तों कि स्विट्जरलैंड से क्या लिया गया है,
ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अमेरिका से क्या लिया गया है, इंग्लैंड से क्या लिया गया है, और आयरलैंड से क्या लिया गया है। आयरलैंड से क्या लिए गए हैं दोस्तों, नीति निर्देशक। नीति जो निर्देशक जो तत्व है ये कहां से लिए गए हैं, ये आपके आयरलैंड से लिए गए हैं। बात करते हैं दोस्तों इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड से क्या लिया गया है, आपका विधि का शासन लिया गया है। यहां लिख दे रहा हूं, विधि का शासन, विधि का शासन का जो शासन है ये लिया गया है। अमेरिका की दोस्तों बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं, आपके अमेरिका से लिए गए हैं दोस्तों। मौलिक अधिकार के साथ साथ संविधान का सर्वोच्चता प्रस्तावना भी कहां से ली गई है, अमेरिका से ली गई है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। स्विट्जरलैंड से कुछ नहीं लिया गया है। स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में IUCN का क्या है, मुख्यालय है, ये आपको पता होना चाहिए, स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में। चलिएगा दोस्तों बात करते हैं प्रश्न नंबर 25, और प्रश्न नंबर 25 में आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा, लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है, बताइएगा। लोकसभा के चुनाव के लिए होने वाली जो अधिसूचना होती है उसे कौन जारी करता है, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। कौन करता है, गृह मंत्रालय करता है, भारत का निर्वाचन आयोग करता है, राष्ट्रपति या लोकसभा का सचिवालय। देखिए चुनाव की बात हो रही है तो निर्वाचन ही आयोग करेगा, तो आपका ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 26 की। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला गया है, लोकसभा के कार्यवाही के प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है, यानी लोकसभा पे जब कार्यवाही होती है तो उसका जो पहला घंटा लगता है उसको क्या बोलते हैं, बताइएगा कमेंट करके मुझे बताइएगा। क्या शून्यकाल बोलते हैं, शून्यकाल बोलते हैं, सार्वजनिक काल बोलते हैं, विशेषाधिकार काल बोलते हैं, या प्रश्नकाल बोलते हैं, बताइएगा। तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, आप कहोगे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या बोलते हैं, प्रश्नकाल कहा जाता है। जब लोकसभा में जब कोई भी कार्यवाही होती है तो जो प्रथम घंटा होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रश्नकाल कहा जाता है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 27 की। इसमें क्या बोला है, वर्षा जल संग्रहण क्या है, ये आपको बताना है। यानी वर्षा जल जो संग्रहण है ये क्या है, बताइएगा कमेंट करके। पानी का वितरण है, प्रयुक्त जल का संग्रह एवं भंडारण है, वर्षा का जमाव एवं भंडारण है, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए वर्षा का जल संग्रहण, संग्रहण का मतलब ही क्या होता है, इकट्ठा करना, और इकट्ठा करने का मतलब ही क्या हो गया, भंडारण हो गया। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वर्षा जल का जमाव एवं भंडारण हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे भी भंडारण हो रहा है लेकिन यहाँ जल का हो रहा है, बात हो रही है वर्षा के जल की, इसीलिए ऑप्शन जो आपका सी है ये करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 28 की। देखिएगा इसमें आपसे बोला भारतीय गैंडा कहाँ जो है संरक्षित है, ये आपको बताना है। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि भारतीय जो गैंडा है ये कहाँ संरक्षित है। बांदीपुर नेशनल पार्क में, बांदीपुर नेशनल पार्क में, बताइएगा। कॉर्बेट नेशनल पार्क में, कॉर्बेट नेशनल पार्क में, या काजीरंगा नेशनल पार्क में, या गिर नेशनल पार्क में। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा। देखिए मैं आपको बता दूं जो आपका गिर है, ये गिर जो है ये कहाँ है, आपका गुजरात में है दोस्तों। कहाँ है, गुजरात में है दोस्तों, और ये एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, एक सिंह के गेंडे के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, और ये कहाँ है, आपका असम में स्थित है। कहाँ है दोस्तों, असम में स्थित है। बात करते हैं जिम कॉर्बेट की, ये आपका यूके यानी उत्तराखंड में स्थित है, और ये उत्तराखंड में तो स्थित है लेकिन ये किसके लिए जाना जाता है ये भी आपको बताना है। बताइए ये उत्तराखंड में है, किसके लिए जाना जाता है, पांडा के लिए, पांडा के लिए जाना जाता है, और हाथी के लिए जाना जाता है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 29 की। प्रश्न नंबर 29 में क्या बोला, निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का संबंध सही है। अब आपको सही संबंध आपको बताना है, तो आप बताइएगा इसमें से सही संबंध कौन सा है, बताइएगा। यानी ऊर्जा का प्रवाह जो है का जो संबंध है, ऊर्जा का प्रवाह संबंध ये किसने दिया था, ये भी आपको बताना है। बताइए किसने दिया था, ये आप मुझे कमेंट करके मुझे बताइएगा। और इसका नियम क्या है, इसको हम 10% का नियम भी कहते हैं। तो सबसे पहले कौन आता है आपको बताना है, उपभोक्ता तो आएगा नहीं,
अपघटक होगा नहीं, पहले क्या आएगा उत्पाद, उत्पाद के बाद है उपभोक्ता, यहाँ अपघटक है इसलिए गलत है, ऑप्शन जो आपका ए है वो करेक्ट है। पहले क्या होगा उत्पाद होगा, उत्पाद के बाद उपभोक्ता आएगा, उपभोक्ता के बाद क्या होगा अपघटक हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन जो दोस्तों आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 10 की। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में अधिक मात्रा में पाई जाती है? बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोपेन, एथेन या मीथेन। एक और होती है सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये सारी क्या है आपकी ग्रीन हाउस गैसें हैं दोस्तों। तो कौन सी जो है गैस है वो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, ये आपको बताना है ग्रीन हाउस गैस। तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, क्या बोलोगे आप? कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, और कितनी परसेंट पाई जाती है? 0.04% पाई जाती है ग्रीन हाउस गैस। तो चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसमें आपसे कहा गया है अतिवृष्टि से होने वाली प्राकृतिक आपदा को क्या कहते हैं, आपको बताना है। आपको बताना है कि जो अतिवृष्टि से होने वाली जो भी प्राकृतिक जो आपदा होती है उनको क्या कहते हैं? अत्यधिक वर्षा कहते हैं, बाढ़ कहते हैं, मृदा अपरदन कहते हैं या भूस्खलन कहते हैं, ये आपको बताना है। देखिए, अतिवृष्टि का मतलब होता है जो अत्यधिक ज्यादा आ जाए, और प्राकृतिक आपदा का मतलब क्या होता है? बाढ़। क्या आ जाए? बाढ़ आ जाए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी के साथ चला जाएगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर दूसरे की। इसमें आपसे क्या बोला है? पारिस्थितिकी संकट का कारण है। अब आपको ये बताना है कि जो पारिस्थितिकी जो संकट है इसका क्या कारण है। चार आपको ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है तीव्र जनसंख्या वृद्धि, तीव्र औद्योगिक विकास, अत्यधिक नवीनीकरणीय, और इनमें से कोई नहीं। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं, पारिस्थितिकी संकट का कोई भी कारण जो है इनमें से नहीं है दोस्तों। पारिस्थितिकी संकट होता क्या है? जैसे वनों को जलाना, ठीक है, प्रदूषण करना, तो यहाँ पर कोई भी प्रदूषण नहीं है दोस्तों। तो इस का क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर तीसरा। इसमें आपसे बोला औद्योगिकरण से होता है। अब आपको बताना है कि औद्योगिकरण से क्या होता है। जल प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है, या ये सभी होते हैं? बताइएगा। देखिए, औद्योगिकरण जहां होगा वहां प्रदूषण तो जरूर होगा, और प्रदूषण जो है जल प्रदूषण भी होता है, वायु भी होगा और ध्वनि भी होगा। ठीक है दोस्तों, तो आपका ऑप्शन जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। देखिएगा, इसमें आपसे क्या बोला है? भारत में औद्योगिकरण से सर्वाधिक हुआ है। अब औद्योगिकरण से सर्वाधिक क्या हुआ है? वन का विनाश हुआ है, भूमि रक्षण हुआ है, जल संकट हुआ है, या ये सभी हुआ है? देखिए, जब आपका जल औद्योगिकरण के कारण क्या होता है? जल प्रदूषण होगा, वायु प्रदूषण होगा, ध्वनि प्रदूषण होगा, तो वन का जो विनाश है वो होना निश्चित है। तो आपका क्या हो जाएगा? वन का विनाश हुआ है। भूमि रक्षण का मतलब ये नहीं, जल संकट में आएगा, ये सभी होगा नहीं। तो आपका ऑप्शन जो आपका ए है दोस्तों ये करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। इसमें आपसे बोला तीव्र जनसंख्या। तीव्र जनसंख्या का मतलब होता है ज्यादा जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक तीव्र प्रभाव है। यदि अगर वृद्धि ज्यादा होगी जनसंख्या की तो उसका जो प्रभाव होगा वो कैसा होगा, ये आपको बताना है। बताइएगा। पारिस्थितिकी संकट होगा, संसाधनों का दुरुपयोग, असंतुलन, मानव बचाव, उपभोक्ता उपभोग का संकट। तो बताइएगा कमेंट करके क्या होगा? पारिस्थितिकी संकट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिएगा इसका जो ऑप्शन जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार बिहार के एग्जाम में आ चुका है। नगरों में पर्यावरण असंतुलन होता है। अब नगरों में पर्यावरण जो होता है असंतुलन होता है, बट वो किसके कारण होता है ये आपको बताना है। तो बताइएगा किसके कारण होता है, कमेंट करके मुझे बताइएगा। देखिए, मल निकासी द्वारा होता है, आवासीय समस्या, जहां आप रहते हो वहां कोई ना कोई समस्या जरूर होती है प्रदूषण से रिलेटेड, जलाऊ लकड़ी, अगर आप ज्यादा लकड़ी जला दोगे तो वहां जो धुआं होगा प्रदूषण करेगा, और वहां पर क्या हो जाएगा? जो नगर के लोग होंगे, जो नगर का पर्यावरण होगा, वहां क्या असंतुलन पैदा हो जाएगा। तो देखिए ये तीनों जो है करेक्ट है, इसलिए आपका डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। इसमें आपसे बोला तीव्र तकनीकीकरण से प्रभावित होता है। तीव्र तकनीकीकरण से क्या प्रभावित होता है ये आपको बताना है। प्राकृतिक पर्यावरण होता है, सांस्कृतिक पर्यावरण होता है, आर्थिक पर्यावरण होता है, या इनमें से सभी। यानी या तो ये सभी है। तीव्र तकनीकी पर्यावरण से क्या प्रभावित होता है ये आपको बताना है। देखिए, पर्यावरण जब तकनीकी पे आ जाएगा तो कहीं ना कहीं आप जानते हो आर्थिक पर्यावरण भी होगा, सांस्कृतिक पर्यावरण भी होगा,
और प्राकृतिक पर्यावरण भी होगा। तो आपका ऑप्शन जो आपका डी है दोस्तों ये करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। निम्न में से कौन सा प्रोटीन का स्रोत है ये आपको बताना है। ये आपको 4 दोस्तों ऑप्शन दिए गए हैं और इन ऑप्शनों में से आपको चुनना है कि इनमें से कौन सा जो है वो प्रोटीन का स्रोत है। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, कमेंट करिएगा। देखिए सबसे ज्यादा प्रोटीन खीरा में नहीं होगा, गेहूं में नहीं होगा, मकई में भी नहीं होगा, चना में जो है वो सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है इन ऑप्शनों में से। ठीक है, वैसे सर्वाधिक सोयाबीन में पाया जाता है लेकिन यहाँ जो है चने में पाया जाएगा। चलिएगा दोस्तों बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, देखिएगा। अनियोजित विकास का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। अब आपको बताना है जो अनियोजित विकास होता है इसका सर्वाधिक जो प्रभाव है वो पड़ता है आर्थिक क्षेत्रों पर पड़ता है, औद्योगिक पर पड़ता है, आवासीय क्षेत्रों पर पड़ता है, या आपका पारिस्थितिकी संकट। अभी मैंने आपको बताया था तो आपका क्या हो जाएगा, पारिस्थितिकी संकट हो जाएगा, क्योंकि ये जो तीनों ऑप्शन है वो पारिस्थितिकी में ही आते हैं यानी पर्यावरण के अंतर्गत ही आते हैं। तो इसीलिए दोस्तों जो आपका ऑप्शन जो डी है ये करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 10। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, ये सीटेट में भी पूछा गया है, यूपी टेट में भी पूछा गया है, बिहार में भी कई बार आया हुआ है। असीमित खनन का प्रभाव पड़ता है। बताइए असीमित खनन का प्रभाव पड़ता है, बताइए मानव के स्वास्थ्य पर पड़ता है, वन विनाश पर पड़ता है, मृदा अपरदन पर पड़ता है, या इनमें से सभी पर पड़ता है। बताइए। तो देखिए असीमित खनन जो होता है ज्यादातर इसका प्रभाव मानव पे भी पड़ेगा, वन पर भी पड़ेगा, मृदा पे भी पड़ेगा और ये सभी हो जाएगा। यानी आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो आपला डी वाला हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की। पर्यावरण हास्य। हास्य का मतलब क्या होता है दोस्तों, कमी। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों। तो पर्यावाची है, पर्यावाची का मतलब क्या होता है, समानार्थी। तो बताइए पर्यावरण में कमी हो रही है तो इनमें से आपको वो ऑप्शन चुनना है जिसमें क्या हो, पर्यावरण में कमी आ रही हो। हास्य का मतलब क्या होता है, नुकसान या कमी। तो आपको ये देखना है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। पर्यावरण का अवनयन, ये भी ठीक है भाई, कमी होता है, निम्नीकरण भी होता है और आकर्षण भी कमी ही होगी। तो आपका ऑप्शन जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा इनमें से सभी। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 12 की। पर्यावरण हास्य होता है, बताइए किससे होता है, प्राकृतिक प्रकोप से होता है, प्राकृतिक आपदा से, प्राकृतिक आघात से, या उपयुक्त सभी से। कमेंट करके मुझे बताइएगा इन तीनों से ही क्या होता है, पर्यावरण का हास्य होता है। तो आपका ऑप्शन जो दोस्तों डी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की यानी 13 की। पृथ्वी पर जल जीवन का आधार है, जल की सतही भूगार्भिक कमी को कहते हैं। अब आपको बताना है जल की सतह पर भूगार्भिक कमी को क्या कहते हैं, सूखा कहते हैं, सूख नहीं होगा सूखा होगा यहाँ, सूखा कहते हैं, अकाल कहते हैं, अनावृष्टि कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जहां जल की कमी हो जाएगी और भूगार्भिक का मतलब भूमि में से जल चला जाएगा तो वहां क्या होगा, सूखा हो जाता है। तो आपका ऑप्शन जो आपका ए है दोस्तों ये करेक्ट हो जाएगा। सभी भाई बहन ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। देखिएगा दोस्तों अब आप मुझे बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य है अकाल व सूखे सर्वाधिक प्रभाव होने वाला राज्य है, यानी प्रभावित होने वाला राज्य है भारत के। ऐसे इनमें से कौन सा राज्य है जहां सूखा है, अकाल भी पड़ चुका है। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा है। क्या महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, या बिहार है। बिहार की राजधानी दोस्तों क्या है, पटना है। ये बिहार से रिलेटेड जरूर प्रश्न आएगा। राजस्थान की जयपुर है जिसे पिंक सिटी कहते हैं। ठीक है। मध्य प्रदेश की भोपाल है और भोपाल में ही क्या हुआ था, भोपाल गैस त्रासदी की घटना हुई थी। और महाराष्ट्र जो है मुंबई की राजधानी है दोस्तों। अब आपको बताना है सर्वाधिक सूखा कहाँ पड़ता है, बताइएगा कहाँ पड़ता है, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या होगा। आप सभी जानते हैं राजस्थान में पड़ता है। ठीक है। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की जो कि इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नारियल के पेड़ का उपयोग होता है, बताइए जो नारियल का जो पेड़ होता है उसका उपयोग होता है, तेल के रूप में होता है, भोजन के रूप में होता है, नाप बनाने में होता है, या ये सभी में होता है, बताइएगा। देखिए तेल का भी प्रयोग करते हैं, उसकी लकड़ी से नाप भी बनाई जाती है, और जो नारियल जो होता है उसको हम खाने के में भी यूज लेते हैं। तो आपका ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो सभी भाई बहन लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।